नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में जिस कंपनी को लेकर के चर्चा करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमने मार्केट से कुछ फिल्टर के बेसिस पे निकाला है कुछ कंपनी का नाम। तो वो जो कंपनी का नाम था उसमें उस कंपनी पे हमने शायद पिछले साल स्टडी किया था, वो सम कंपनी हमारे साथ में आज दोबारा निकल के आती है, तो हम इसको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे जो क्या है आज की स्थिति में जो कंपनी का बिज़नेस ग्रोथ है वो क्या स्टेबल्स हैं या मार्केट में जो ट्रेंड हैं वो क्या स्टेबल्स हैं या नहीं है। एक-एक पहलू पे हम लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं इस कंपनी को लेकर के और कंपनी क्या-क्या करती है और क्या नहीं करती है, हर एक पहलू पे फोकस करने की कोशिश। एक चीज़ को और हमेशा कहता हूँ दोस्तों, वी आर हम लोग ना कोई ट्रेडर्स हैं, ना कोई एडवाइज़र्स हैं, ओनली एज़ अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोज़ जनरेट करते हैं। जिसमें कि हम फंडामेंटली स्ट्रेटजी पे थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं, जो हमारी समझ में आता है वही चीज़ आपके सामने भी रखने की कोशिश करते हैं। कोई भी आपको रिकमेंडेशन या एडवाइज़री या कोई बाइंग, सेलिंग और रिकमेंडेशन का कोई हमारे पास कोई तंत्र नहीं उपलब्ध है। आइए जानने की कोशिश करेंगे इस कंपनी को लेकर के क्या-क्या संभावनाएँ बनी हैं। सबसे पहले देखा जाए तो हमने कंपनी को जब चुनने की कोशिश किया है, तो हम कुछ कंडीशन बेस पे इसको चुनने की कोशिश की। कंडीशन बेस ये था कि मार्केट से हमने एक ये जानने की कोशिश किया कि आज के समय में कुछ हमें कुछ ऐसी कंपनी चाहिए जो कंपनी की यदि आप वाई ओ वाई की ग्रोथ को देखें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ को देखें, तो वो स्टेबल हो, कम से कम 1% तो ग्रोथ होना ही चाहिए, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो प्रॉफिट हो। इसके अलावा कुछ कंडीशन हमने और अप्लाई किया, जिसमें कि पी रेशियोज हों, आज के टाइम में अंडर वैल्यूड हों फ्रॉम द इंटरसेक वैल्यू के मुताबिक, और साथ में कम से कम 500 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी होनी चाहिए जहाँ पे, और 5000 से ज़्यादा शेयर होल्डर भी होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा-सा ये एक लिक्विडिटी इसको दर्ज कर, ये लिक्विडिटी वाली चीज़ों में थोड़ा-सा परहेज़ रखने की ज़रूरत। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस कंपनी को लेकर क्या-क्या चीज़ें चली है इस कंपनी को और क्या-क्या चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमने इस जो लिस्ट के बेसिस पे निकाला उसमें काफ़ी सारी कंपनी का नाम शामिल हुआ। इसमें टोटल यदि कंपनी को देखा जाए तो करीब-करीब 13 रिकॉर्ड निकल के आती है स्किनर के मुताबिक। तो हमने इस कंपनी को निकाला और समझने की कोशिश करूँगा, जिसका नाम है नेस्को लिमिटेड की बात करने वाले हैं। और नेस्को लिमिटेड की बात यदि कर रहे हैं, तो हमने इससे पहले शायद अगस्त या जुलाई में हमने 2024 में इस पे स्टडी किया था। वो जो स्टडी था वो भी मेरा डिटेल स्टडी था, जहाँ पे हम फंडामेंटली की हर एक पहलू पे चर्चा करने की कोशिश किया था। आज दोबारा इसको रिविज़न करते हैं। देखिए, कंपनी को लेकर यदि देखा जाए तो कंपनी की हम स्टार्ट करते हैं पीयर्स कंपनियों के कंपैरिजन में। सबसे पहले इसके जो दिग्गज कंपनी है इसी सेगमेंट की, इसी सेक्टर की, जिसमें नाम शामिल करता है, जिसमें डीएलएफ हैं, चाहे मैक्रोटेक्स डेवलपर हो, चाहे गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, चाहे वो रियल्टी हो, चाहे वो फोनिक्स मिल्स जैसे हिल्स जैसे मिल्स जैसे कंपनी को शामिल किया गया। तो यहाँ पे यदि आप पी रेशियो के मुताबिक आप देखते हैं, तो देखिए आज के टाइम में यदि नेस्को की बात करें इसके मुताबिक, तो ये सबसे क्या है, सबसे सस्ता है, सबसे सस्ता रेटों में अवेलेबल है मार्केट में। जबकि कंपनी में डेट टू इक्विटी का मामला नंबर को देखा जाए तो ये भी क्या है, बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे हमने दो चीज को देकर ध्यान देने की कोशिश की। देखिए, आज के टाइम में ऐसी कंपनी जो डेट्स फ्री हो और मार्केट की रेंज के मुताबिक आज सबसे सस्ता रेटों में भी कुछ अवेलेबल हो, अर्थात उतनी कचरा के रेटों की बात नहीं कर रहा हूँ जिसका कोई आगे चल के वैल्यूशंस ना हो। तो यहाँ पे हमने इसको ध्यान रखा तो हमने समझ में आया कि कंपनी का ये दोनों पहलू तो ठीक ठाक अभी कह रहा है। आगे हमने कुछ और कंडीशन अप्लाई किया था, जिसमें कि करंट मार्केट की प्राइस को देखा है तो 270% की रैली है। वहीं इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर किया, इनके सभी के सभी दिग्गज जो कंपनियां हैं, उन सभी कंपनियों के आगे जो नेस्को लिमिटेड है वो क्या है, अंडर वैल्यूड है। अब आती है एक चीज और वो चीज आती है कि क्या कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो कैसा है। अब ग्रोथ रेट को लेकर देखा जाए तो कंपनी में वाई ओ वाई पे हमने देखा, तो ये हमने कुछ नंबर निकाला। उस नंबर के बेसिस पे पूरे के पूरे पीयर्स चेन को निकाल दिया, तो समझ में आया कि कंपनी 16% से ज़्यादा की सेल्स ग्रोथ करती है। तो प्रॉफिट में भी वाई ओ वाई के बेसिस पे 17% की ग्रोथ रही। वहीं क्वार्टरली भी करीब देखा गया, करीब 7.5% के आसपास, तो प्रॉफिट में करीब करीब
2 से लेकर 3% के बीच में रही है। अर्थात हमने इसमें तो एक कंक्लूजन लिया कंपनी में, तो कंपनी आज के समय में वाई ग्रोथ स्टेबल्स है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ स्टेबल्स है, और साथ में डेट बिल्कुल फ्री है, और आज के टाइम में बाकी पीयर्स कंपनी के कंपैरिजन में इनका वैल्यू क्या है, चीपेस्ट रेटों में मिल रहा है मार्केट। एक चीज को और जानना जरूरी है कि क्या कंपनी का समरी क्या क्या है। देखिए, कंपनी के समरी के बेसिस पे देखा है तो मार्केट कैप कंपनी का करीब 6,500 करोड़ के आसपास का रहा है। ये भी लगातार जब मार्केट चलती है तो इसमें अब मोमेंटल होती रहती है चेंज, और अब लगातार चेंज होती रहती है, उसमें कोई कहने वाली बात है नहीं। यदि हम करंट मार्केट की प्राइस को देखा जाए, इंट्रिंसिक वैल्यू से देखिए, पूरा पूरा का पूरा क्या है, अंडर वैल्यूड है। बुक वैल्यू से मुताबिक 270% की रैली थी। इंट्रेंस जो इंडस्ट्रियल का पी है उसके मुताबिक भी स्टॉक जो है वो बिल्कुल ही क्या है, अंडर वेटेज है। साथ में प्रमोटर का कंट्रोल कंपनी में क्या है, काफी अच्छा है, 68% के आसपास है। आर ओ सी आंकड़ा दोनों 17 से लेकर 22% के बीच में है, और नेट इनकम मार्जिन भी कंपनी 46% की सेविंग कर रही है, जबकि डिविडेंड पे आउट करने के बाद की बात हम देखा जाए तो ये हमने समरी डेटा भी समझने की कोशिश किया। तो इसमें एक चीज को और जानना जरूरी है कि आज के जो समय में ये प्राइस है वो प्राइस हायर से कितना बॉटम गिरा हुआ है, और जो इसका बॉटम है उस बॉटम से मार्केट किसने रेंज पे आजकल मार्केट में अवेलेबल है। इसके लिए भी हमने पूरे के पूरे इसी कंपनी का नहीं, पूरे के पूरे चेन जो है उसका पीएस कंपनी का, उसका ही डेटा कैप्चर कर लिया समझने के लिए कि क्या सभी कंपनियों में गिरावट जो थी वो सेम डायरेक्शन में चली थी, या कुछ में डायरेक्शन मूवमेंटल था, डायरेक्शन रिवर्सल था, इस तरह की चीज शामिल तो नहीं करता है। इसको लेकर देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के मुताबिक कंपनी ने जो ग्रोथ रेट दर्ज किया है उसमें ये कहती है कि कंपनी सेल्स में लगातार टीटीएम के मुताबिक 13% थी। वहीं प्रॉफिट भी देखा गया 14% के आसपास। वहीं पे स्टॉक प्राइस सीजीआर में भी नियरली करीब 14-15% के आसपास रही है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो ये भी 17% के जमी पड़ी दिखती है। अब आते हैं पीयर्स को कंपैरिजन करते हुए बाकी सभी कंपनियों के आगे, जो इसका जो प्राइस है जो हम चार्ट लेवल पे देख पा रहे हैं कि अभी जो प्राइस है वो 52 वीक के प्राइस जो सॉरी जो 50 डे मार्क के आसपास की बात किया जाए, 200 डे मार्क के आसपास की बात किया जाए, जो मूविंग एवरेज रहा वहीं पे आके अटकी पड़ी है। तो इस तरह की चीज़ों को कहते हैं कि हम लोग ब्रेकआउट होने वाला है। इस तरह की चीज़ों को कहते हैं कि शायद नियरेस्ट रेजिस्टेंस की बात भी कई बार हम लोग कहते हैं इसको। लेकिन फिलहाल एक सिंगल सिम कहते हैं दोस्तों, गोल्डन रूल को अप्लाई करना चाहिए, और विदाउट कोई टारगेट, विदाउट कोई सेल को लेकर के वो अपनी अपनी खुद की एक्सपेक्टेशंस हैं, खुद की डिमांड्स हैं, खुद की रिस्क फैक्टर। लेकिन इसमें यदि हम पीयर्स के मुताबिक कंपेयर करें जिसमें डीएलएफ हो या फिर मैक्रोटेक जैसे बड़ी दिग्गज कंपनी है, तो 52 वीक के मुताबिक यदि देखा जाए तो जहाँ पे डीएलएफ जैसे कंपनी में 28% की बिकवाली रही है, तो वहीं पे नेस्को लिमिटेड की बात किया तो केवल 14% की बिकवाली रही है। अर्थात जब मार्केट उड़ती है तो सभी के सभी चीजें उड़ने लगती है, जब गिरती है तो सभी चीजें उसी रफ्तार में चलती है, और कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो स्टेबल्स हों, वो धीरे धीरे करके कछुए की रफ्तार से चलना ही उसको पड़ता है, और उसकी रफ्तार से चलती रहती है, उसको मार्केट से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नेट इनकम की मार्जिन की बात किया जाए तो यहाँ 40% है, तो कुछ कंपनी डीएलएफ जैसे कंपनी 52% के आसपास की बात करती, कोई 42%, तो कोई 32% जिक्र भी करती। जबकि कंपेयर यदि हम इनको निवेशकों के इंटरेस्ट से एक बार ध्यान रखें हैं तो शेयर होल्डिंग जो पैटर्न निकल के आई, जिसमें शेयर होल्डर का लिस्ट निकल के आया था, नंबर ऑफ शेयर होल्डर को लेकर के, उसके मुताबिक एफआईआई और डीआईआई दोनों की होल्डिंग है, और आम निवेशकों के पास जो 23% की होल्डिंग है उसमें करीब करीब 42-43 हजार निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ दिखता है। जबकि इस कंपनी में हमने देखा कि उन्होंने रिसेंटली अपडेट दिया था कि 1 अप्रैल को उनका ट्रेडिंग सेशन बंद रहेगा, और कंपनी की जो वेबसाइट्स है उस पर हमने देखा कि बिजनेस मॉडल में क्या क्या चीज़ें सामने कहते एग्जीबिशन का काम है,
एमआईसीज हैं, इवेंट्स हैं, हॉस्पिटलिटीज़ हैं, रियल एस्टेट्स हैं, और और क्या है, इंजीनियरिंग सर्विस भी प्रोवाइड करती देखी गई। इनकी प्रमोटर ग्रुप की बात करें तो शायद प्रमोटर ग्रुप इसकी कौन आता है, शायद प्रमोटर ग्रुप में आती है प्राइस एंड प्राइवेट लिमिटेड, कुछ नाम है, यहाँ पे 27% की होल्डिंग है। कुछ और तो पटेल कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात किया जाए, ये सब कुछ उनके प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। लिस्ट में यदि डीआई की बात करें तो डीआई की लिस्ट में जो नाम निकल के आता है उसमें एक ही नाम सामने आता है, फ्रैंकलिन इंडिया उसका अपॉर्चुनिटी जो फंड है उसका लेकर के जिक्र करता है। आम पब्लिक की होल्डिंग में देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी सुपर इन्वेस्टर तो नहीं है, लेकिन मार्केट में स्टेबिलिटी की बात ये थी, तो चार्ट में एक भारी गिरावट के बाद अब ये यहाँ से भी मार्केट मूवमेंट किया था, यहाँ से मूवमेंट किया था, लेकिन यहाँ पे जो मूवमेंट किया है वो इस एक सपोर्ट लेने के बाद किया था, तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया था, यहाँ पे सपोर्ट से ऊपर था, जब गिरा तो सपोर्ट को तोड़ के नीचे चली गई, ढुलक गई, और यहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही है। ये कुछ पहलू था। अब आते हैं मार्केट को लेकर के गोल्डन रूल को समझने के लिए, आखिर गोल्डन रूल इन सब मार्केट को लेकर क्या आंकड़ा लेके चलती है। दोस्तों देखिए, गोल्डन रूल हमेशा कहता है कि मनी इज एवरीथिंग, सिक्योर एंड शेप फॉर द बेटर टुमारो, और एक चीज को इंक्लूड करते हुए यदि प्रॉफिट दिखता हो ना तो उसको लपेटने की कोशिश करनी चाहिए, और लगातार होती हुई लॉस में दो ही ऑप्शन है। यदि आपने अच्छे प्रोडक्ट लेके आए हैं घर में तो आप अच्छे उसको स्टोर करके लंबे समय तक रख सकते हैं, अदरवाइज जिसकी एक्सपायरी होने वाली होती है, जिसकी वैल्यूशन बढ़ने वाली नहीं होगी, तो फिर उसका कोई वैल्यूशन बच नहीं जाता है। इसलिए उस सिचुएशन में स्टॉप करके ही अपने कैपिटल को सेविंग किया जा सकता है। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ। इस कंपनी में जो कंक्लूजन की बात ये निकली, जो कंपनी में यदि आप रिस्क और रिवार्ड के एक्सपेक्टेशन को देखा जाए तो रिस्क बिल्कुल नहीं है, रिवार्ड जो है फ्यूचरिस्टिक्स वो काफ़ी ज़्यादा बुल दर्ज करती देखी गई है। मिलेंगे कुछ नई कंसेप्ट के साथ, न्यू स्ट्रेटजी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।